सो है गाइस, मेरा नाम शुभम कुमार पांडे और आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये जो वीडियो है वो सारे एज ग्रुप के लिए बनाया गया है, मतलब कि जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साथ में जो इंजीनियरिंग फ्यूचर में करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। मेनली उन लोग के लिए बनाया गया है जो अभी 10th 12th में है, क्योंकि उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चलते हैं कि इन फ्यूचर वो इंजीनियरिंग जाकर करेंगे तो क्या वो जिस ब्रांच को लेकर इंजीनियरिंग करेंगे उसमें जॉब है, क्या उस ब्रांच में फ्यूचर है, क्या उन्हें आगे जाकर उस ब्रांच में एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस का मैं आज आपको आंसर करने वाला हूं। तो जिन बच्चों के दिमाग में भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म हो गई है, उनका फ्यूचर है, उसका फ्यूचर है ही नहीं और हमको क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए, तो उस विषय में आज हम गहन चर्चा करने वाले हैं। साथ में अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कौन सा ब्रांच लेकर इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथ में मैंने उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, तो उस वीडियो को आप जाकर उस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना सही होगा या नहीं। ठीक है, तो जो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है वो क्या रहता है कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, साथ में उसको करने के लिए हमें क्या क्या जरूरतें हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग क्या होता है, हम जो फंडामेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उसका हम डेली लाइफ में कैसा यूज कर सकते हैं, तो वही इंजीनियरिंग कहलाता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या कहलाएगा, मैकेनिक्स के फंडामेंट्स का यूज करके हम डेली लाइफ में कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने कामों को आसान बना सकते हैं। ठीक है, और क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होंगे कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर पाए, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो आपकी 12th वाली एजुकेशन है उसको आप साइंस लेकर पीसीएम से कर लें, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए कि आप अच्छे कॉलेज में करें। तो अगर आपको अच्छे कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो अच्छे कॉलेज वह कम रैंक वाले बच्चों को मैकेनिकल का जो ब्रांच है वो देते हैं। तो आपको कम से कम रैंक लाना पड़ेगा, मतलब नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, तब आपका रैंक कम से कम बनेगा, फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं और उससे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना सही होगा, क्या हमारा फ्यूचर है इस सेक्टर में, क्या हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो उससे हमको फायदा होने वाला है। तो बेशक आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने से फायदा होगा। कैसे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसका फ्यूचर स्कोप के बारे में अब हम जानते हैं कि क्या फ्यूचर स्कोप है उसमें। ठीक है, तो डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूचर स्कोप, इसका क्या मतलब है, हमारा जो डिमांड है वो अगर आगे आते रहेगा तो फिर इसमें स्कोप है। तो आप सोचिए कि हमारी आबादी बढ़ रही है, साथ में हम ऐसे फ्यूचर की ओर अग्रसर है जहां सारे चीजें अब मॉडर्नाइज की जा रही है। ठीक है, तो अब सोचिए कि डिमांड बढ़ रहा है तो उसके लिए ज्यादा सप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, ज्यादा रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए। तो अगर डिमांड बढ़ा तो फ्यूचर स्कोप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट अगर डिमांड बढ़ता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, तो फ्यूचर है। साथ में रिक्वायरमेंट, अब मैकेनिकल इंजीनियर जो करते हैं उनके पास रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होनी चाहिए, तो रिक्वायरमेंट जैसे कि नॉलेज। अभी जितने बच्चे निकल रहे हैं, आप अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मेरे घर में इतने इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, उनका जॉब नहीं लग रहा है। ठीक है, साथ में उनमें से कुछ मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, तो क्या करें, क्या हमें करना चाहिए, तो हाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये रिक्वायरमेंट होंगे तो आपको कंपनी जरूर अप्रोच करेगी। तो आफ्टर इंजीनियरिंग आपके अंदर ऐसे कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कंपनी रिक्वायरमेंट रखती है। ठीक है, तो आप एक नॉलेजेबल पर्सन होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा पहला फोकस रहेगा वो रहेगा नॉलेज पर। ठीक है, कि हम एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकें। तो अच्छे नॉलेज गेन करने के लिए आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, और अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो आपको काफी ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सेकंड जो है वो है स्किल। सेकंड क्या है, स्किल। आप कॉलेज में जाते हो, आप कॉलेज में जाके पूरा 4 साल अगर मस्ती में वेस्ट करते हो, साथ में आपने स्किल्स नहीं लिया, आप नॉलेजेबल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ रटंत विद्या सीखी, आपने स्किल्स नहीं ली, तो फिर आपका जो ज्ञान लेने का कोई मतलब होगा ही नहीं। एक कंपनी को अपने एम्प्लॉय से क्या चाहिए, वो चाहती है कि वो स्किलफुल हो, साथ में हमारे कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। ठीक है, तो अगर आप स्किलफुल नहीं होते हैं तो एफिशिएंसी नहीं बढ़ा पाएंगे, तो कंपनी लेगी नहीं। साथ में नेटवर्क कहने का मतलब ये नहीं है कि आप
सोर्स लगाएं। आप इंजीनियरिंग करने के बाद नेटवर्क बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको सोर्स लगाना पड़ेगा जॉब के लिए। नेटवर्क कहने का मतलब है कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाएं ताकि वहां अच्छा सा अच्छा कंपनी आपको आकर रिक्रूट करके ले जाए। ठीक है, तो नेटवर्किंग का मतलब यह है कि आप अच्छे अच्छे कॉलेज में जा पाए जहां से आपको जो जॉब लगे वो काफी अच्छे कॉलेज काफी अच्छे कंपनीज में लगे। ठीक है, अब देखते हैं जो थर्ड पॉइंट है वो है जॉब्स। जो मेन पॉइंट है इसका वो है जॉब्स। कैसे कैसे जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद। तो सबसे पहला जो जॉब है वो गवर्नमेंट है। देन आपके पास प्राइवेट जॉब है। दो ही तरीके के जॉब हो सकते हैं, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो गवर्नमेंट जॉब में आपके पास एक जॉब होगा कैंपस और एक जॉब होगा ऑफ कैंपस। तो कैंपस बोलने का मतलब कॉलेज के अंदर कंपनी आएगी और आपको रिक्रूट करके ले जाएगी, जो गवर्नमेंट कंपनी है। ऑफ कैंपस दैट मीन्स आप बाहर में जाकर जॉब लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई कंपनी आपके पास आती है कैंपस में तो आपको कैसे जॉब देने वाली है, टेक्निकल जॉब्स देने वाली है। जैसे कि कंपनी कौन कौन सी आती है मैं जनरली बता दूं, CIL, NMDC। पर ये कंपनीज अब कम कर चुकी है रिक्रूट करना कैंपस से। ठीक है, वो कंपनी अब खुद अपना एग्जाम लेती है, देन आप उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाते हैं, फिर वो कंपनी आपको सेलेक्ट करती है, देन आपका जॉब मिलता है। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल जॉब ऑन कैंपस वो भी गवर्नमेंट कंपनियां अब कम कर चुकी हैं। ठीक है, लेना। अब देखते हैं ऑफ कैंपस जॉब। तो देखिए, मैंने यहां पर गवर्नमेंट जॉब में यहां पर क्या लिखा है, ये पे है। ठीक है, सैलरी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपका जो एवरेज सैलरी आपको मिलने वाला है, आप किसी भी कंपनी में करते हैं तो वो है 3.6 to 10 लाख। ठीक है, 3.6 to 10 लाख। अब जो ऑफ कैंपस जॉब है, जो गवर्नमेंट ऑफ कैंपस जॉब है, हमने अभी सैलरी देख ली। अब देखते हैं ऑफ कैंपस जॉब कौन कौन सा है। तो ऑफ कैंपस आइदर वो हो सकते हैं टेक्निकल या तो नॉन टेक। ठीक है, तो टेक्निकल जॉब कहने का मतलब, अब देखिए, अगर आप एक बार ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसके थ्रू आप इसरो, DRDO, SSC जैसे गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करके आप अपना जॉब ले सकते हैं। तो वो जॉब कैसे होंगे, वो जॉब भी टेक्निकल जॉब होते हैं। वहां आप जाते हैं, आपको टेक्निकल वर्क करने को दिए जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने आप को भी इनहेंस करेंगे, साथ में कंपनी को भी इनहेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो टेक्निकल जॉब में इसरो, DRDO, SSC, RRB JEE, SSC JEE, स्टेट JEE, UPSC, ये सारे एग्जाम आपको दिलाने पड़ेंगे। उसके थ्रू आपको काफी अच्छा जॉब लगने वाला है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है UPSC। तो UPSC ये काफी एक रेपुटेटेड एग्जाम है जिसके थ्रू आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं आपका जो जॉब प्रोफाइल रहेगा वो कैसा रहेगा। अब उसी में नॉन टेक देखें, तो जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं वो अगर एक बार ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उनके पास नॉन टेक में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो वो दे जा सकते हैं SSC JEE, UPSC ECE, SSC CGL, SSC CHSL, UPSC के एग्जाम जो काफी रेपुटेटेड है जैसे कि IAS, IPS, IFS, ये सारे एग्जाम दिला सकते हैं। साथ में CDS, डिफेंस, RBI, NTPC, FCAT, PSC, स्टेट PSC, ये सारे एग्जाम भी वो दिलाने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो उनके पास काफी ऑप्शंस है अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहें। अब अगर वो प्राइवेट करना चाहें तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये देखते हैं। अब अगर वो प्राइवेट करना चाहते हैं तो जैसे कि कैंपस जो हमारा है वो कैंपस सिलेक्शन होगा या तो ऑफ कैंपस सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें भी कैंपस या तो ऑफ कैंपस, वैसे इसमें भी कैंपस या तो ऑफ कैंपस। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर आप कैंपस से लेते हैं मतलब क्या है, कंपनी आपके कॉलेज में आती है, आपको रिक्रूट करके ले जाती है। तो उसमें जो मेनली कंपनियां हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर को उठाते हैं वो है L&T, लार्सन एंड टर्बो, टाटा, मारुति सुजुकी, ये सारी कंपनी है जो कैंपस में आती है, आपको उठा कर ले जाती है। और वो जो उनका जो पे स्केल रहेगा, आपका पे स्केल रहेगा, आपको जो वो सैलरी ऑफर करती है वो रहती है 2 to 8 लाख पर एनम। मतलब 3 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 8 लाख भी हो सकता है। मतलब लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर लोग का बहुत ज्यादा नहीं जाता। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से करते हैं तो हो सकता है वो 20 लाख भी पहुंच जाए, लेकिन मैंने ये एवरेज बताया है। अब देखते हैं ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस अगर आप करने जाते हैं तो आपके पास 10K दैट मीन्स 10,000, 15,000, 20,000 से ज्यादा आपका जॉब नहीं मिलने वाला। आपको काफी ढूंढना पड़ेगा, साथ में इसके लिए सोर्स लगाना पड़ेगा, साथ में आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके जो जॉब है वो ये पे स्केल वाले लग सकते हैं। साथ में अगर आपको उसमें 20,000, 25,000 मिल गया, 20-25 मिल गया तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप ऑफ कैंपस जाते हैं आपको 20-25 मिल गया तो कहीं ज्यादा है। और साथ में वो जो जॉब लगते हैं वो कैसे कंपनीज होते हैं, लोकल कंपनीज। ठीक है, वो जो जॉब लगते हैं वो होते हैं लोकल कंपनीज के। ठीक है, तो अब हमने जॉब देख लिया, यहाँ पर आपके पास कौन कौन से जॉब लग सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट एंड फील्ड। अब हम इसी टॉपिक में अंत में पहुंच गए कि हम
को अगर इस फील्ड में आगे जाना है तो हमारे लिए कौन कौन से मेन फील्ड होंगे, तो मैंने कुछ मेन फील्ड यहाँ पर चूज करके रखे हैं जिसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो जो पहला फील्ड है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जा सकते हैं वो है डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइनिंग, मशीन डिजाइन करना। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो इंडस्ट्री के जो यूनिट्स होते हैं उनको कैसे डिजाइन किया जाता है तो वो डिजाइनिंग वाले पढ़ते हैं। ठीक है, रोबोट्स डिजाइन करना, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, प्रोडक्शन वाले जैसे कि कुछ भी बनता है, जैसे कि इवन आपके जो बॉटल बनते हैं, पेट बॉटल्स, वो भी किसी मशीन के थ्रू बनते हैं। तो मशीन कौन डिजाइन करता है या मशीन कौन बनाता है या मशीन वाले जो सेक्टर में कौन काम करता है, तो वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वाले काम करते हैं, जो कि होते हैं आपके मैकेनिकल वाले। ठीक है, अब देखते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट मतलब साफ साफ बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बनाने वाले प्लांट। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले प्लांट। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में भी जैसे कि एनटीपीसी, सीएसीबी, विंध्याचल, टीपीपी थर्मल पावर प्लांट, उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, और कौन सा है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जैसे कि कार बाइक्स बनाने वाली कंपनी जस्ट लाइक मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, होंडा, ये भी काफी रिक्रूट करती है। ठीक है, अब है रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो इन चारों के अलावा जो ये है उसका डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि सारी कंपनीज अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, वो अपना कन्वेंशनल एनर्जी के सेक्टर को का जो वो वेटेज है उसको कम करके अब वो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे जा रही है। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा जॉब अवेलेबल होने वाला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को। ठीक है, इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को, तो ये काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट करने वाली है। उनमें कौन कौन सी कंपनी आते हैं, तो है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, मोटर व्हीकल कंपनी जस्ट लाइक अभी आपको जो रिसेंट का न्यूज मिला होगा कि टेस्ला आने वाली है, वो अपने कंपनी को रजिस्टर भी कर चुकी है बेंगलोर में। टाटा काम कर रही है ईवी पर, महिंद्रा, होंडा, ये सारी जो ऑटोमोटिव कंपनीज हैं वो क्या कर रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी ईवी पर काम कर रहे हैं, तो उससे काफी ज्यादा जॉब जनरेट होने वाला है। अब यहां पर मैं बता दूं कि डिजाइनिंग वाले में अगर आप डिजाइनिंग कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या स्पेशलाइजेशन होने चाहिए, आपके अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए, तभी तो कंपनी आपको लेगी। तो आपके पास केटिया, एनसीस, एनएक्स, नेक्स्ट्रॉन, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स जो सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, उसमें आपको महारत हासिल होना चाहिए। ठीक है, वो आपको एक तरीके से अच्छे एक स्किल की तरह काम करेगी, जो आपके मतलब आपके परफॉर्मेंस को, जो अपने जो आपका एकेडमिक्स है उसमें 4 चांद लगा देने वाली है। ठीक है, तो इन सब में आप आगे अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं डिजाइनिंग में। अब जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उनके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन या उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो प्लानिंग, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट स्किल उनका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है तो आप काफी अच्छे तरीके से इन कंपनीज में अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। फिर है थर्मल पावर प्लांट के लिए जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं वही सारे हैं आपके अंदर, प्लानिंग, डिजाइनिंग और जो नॉर्मल जो पढ़ाई होती है, एक जनरल पढ़ाई होती है, वही सफिशिएंट है। साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले जितने कंपनीज हैं वो आपका विजन भी देखने वाली है। ठीक है, अगर आप विजनरी हैं तो काफी जल्दी आपको रिक्रूट करेंगी। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं गूगल का। गूगल एक एक्स्ट्रा हॉलीडे देती है, वो भी पेड हॉलीडे ना, वो भी उसमें भी पैसा देती है अपने एम्प्लॉइज को, पर वहां पर वो क्या बोलती है, आप अपने स्किल से रिलेटेड या जिस काम में आप अच्छे हैं उस काम को आप उसी काम से रिलेटेड आप कोई एक नया इनोवेशन करने की कोशिश करिए। अगर वो इनोवेशन अच्छा रहा, साथ में फिजिबल हुआ, तो हम आपको फंड करेंगे, साथ में उस जो इनोवेशन से रिलेटेड कंपनी जो आगे बनने वाली है उसका आपको हेड बना देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको उस कंपनी के CEO बना देंगे। तो ऐसा प्रोग्राम आगे भी ईवी कंपनी वाले चालू कर ही देंगे। ठीक है, तो उससे भी आपको कई फायदा मिलने वाला है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जॉब प्रोफाइल। अभी आपके दिमाग में ये तो आ ही रहा होगा कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो हमको कैसा जॉब मिलेगा, हम होंगे क्या। ठीक है, तो आपका जो कॉमन, जो मैंने सबसे हाईलाइटेड है, बहुत सारे आपको जॉब प्रोफाइल मिल सकते हैं, लेकिन जो सबसे हाईलाइटेड है वो कौन कौन से हैं, सुपरवाइजर, एनालिस्ट, यूनिट मैनेजर। तो ये क्या है, हाईलाइटेड जॉब प्रोफाइल्स हैं। तो सुपरवाइजर दैट मींस आप जैसे कि प्रोडक्शन वाले में गए, ठीक है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में गए, तो जहां प्रोडक्शन होते रहेगा वहां आप सुपरवाइजरी करेंगे। ठीक है, आपके अंदर में डिप्लोमा वाले, ठीक है, आपके अंदर में डिप्लोमा वाले या तो ITI वाले आपके नीचे में काम करेंगे, आपको उनको क्या करना है, सुपरवाइज करना है। फिर एनालिस्ट होता है जो एनालिसिस करता है, यूनिट मैनेजर होता है, उस यूनिट का आपको मैनेजर बना दिया जाएगा, क्योंकि आपको उसका प्रोडक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जॉब आप प्रोफाइल्स आपको आगे फ्यूचर में मिलने वाले हैं। इनके अलावा
अब हम ये देखते हैं कि आप कैसे कॉलेजेस में अपने आप को एडमिशन दिला पाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा जॉब मिल पाए। तो वेरियस इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम देख लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप टॉप IITs, NITs, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, NITs, BITs, VITs, ठीक है, आप टॉप IITs में अगर अपने आप को सेलेक्ट करवा पाते हैं, जेईई मेंस एडवांस का आप एग्जाम दिलाते हैं और उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो जॉब लगेगा वो काफी हाईली रेपुटेटेड कंपनीज में लगने वाली है। और आपका पे स्केल भी जो होगा, वो पे स्केल भी जो आपका होगा वो काफी महंगा होगा, यही होगा। जैसे कि आपका जो जॉब लगेगा वो 10 lakhs पर एनम, 20 lakhs पर एनम में भी लग सकता है। तो आप ट्राई करिएगा कि आपको टॉप IITs, NITs मिल जाए, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, जो Tier 2 कॉलेज है वो RSM। तो ये जो कॉलेज है वो भी काफी रेपुटेटेड कॉलेज है, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये गवर्नमेंट फर्म्स नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इनमें भी काफी अच्छी कंपनियां आती है, ठीक है। तो इससे भी अगर आप जॉब ले रहे हैं तो आपका जो जॉब है वो काफी अच्छा कंपनी आपको लेकर जाएगी, ठीक है। इससे आपको कई अच्छे कंपनीज में भी आपके जॉब लगने वाले हैं, तो उसका भी पे स्केल होगा वो काफी अच्छा होने वाला है। अब जो थर्ड कॉलेज है वो है Tier 3 जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, आपके लोकल स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस, जहां पर आप बिना किसी एग्जाम के एडमिशन ले लेते हैं। तो उन कॉलेजेस में जो उनका प्लेसमेंट होता है वो 30% और उससे कम होता है। अगर आप Tier 2 पे लेते हैं तो वहाँ 70% आपका प्लेसमेंट होने का चांस रहेगा। और जैसे कि अगर आप टॉप रेपुटेटेड कॉलेज में करते हैं तो वहाँ पर जो चांसेस होते हैं वो 100% होते हैं, ठीक है। तो वो काफी रेपुटेटेड कॉलेज होते हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन मिल रहा है तो आप उन्हीं में लीजिएगा। साथ में मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगा कि आप ज्यादा एफर्ट डालिए। अगर आप अभी 10th 12th में हैं तो आप ज्यादा एफर्ट डालिए ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल पाए और आप उसमें जाकर इंजीनियरिंग कर पाए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है वो है अदर देन गेटिंग जॉब्स। अब हमारे पास अदर देन गेटिंग जॉब्स मतलब हम जॉब लेने के अलावा हम फ्यूचर में और क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास आता है एमटेक कर सकते हैं हम, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, गेट का एग्जाम दिलाकर हम क्वालिफाई होते हैं, फिर हम कॉलेज चूज करते हैं, फिर हम एमटेक भी कर सकते हैं। तो इसमें भी गवर्नमेंट हमको कई अच्छे स्टाइपेंड प्रोवाइड कराती है, तो ये काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास MBA, जो मोस्टली इंजीनियरिंग करते हैं रेपुटेटेड कॉलेज से, या कोई भी एक इंजीनियर होता है वो एमटेक को ज्यादा वेटेज नहीं देता। वो किसको वेटेज देता है, वो MBA करने में ज्यादा फोकस करता है अपने आप को, ठीक है, कि वो MBA कर ले। साथ में अगर वो MBA कर लेगा, MBA कर लेने के बाद जो जॉब्स आपको मिलने वाले हैं वो काफी हाई पे स्केल के मिलने वाले हैं, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा है कि अगर आपको अबाउट 20 लाख का जॉब चाहिए, ठीक है, आपको अगर इंजीनियरिंग करके अबाउट 20 या 30 लाख का जॉब चाहिए तो आप क्या करें, सबसे पहले करें MBA। आप कैट, जेट, मैट इन सब का एग्जाम दिलाने में फोकस करें, इन सब का एग्जाम का तैयारी करें, ठीक है। अगर आप एग्जाम का तैयारी करते हैं तो अगर आपको एग्जाम दिलाने के बाद टॉप IIMs मिल जाते हैं तो हाँ, यकीनन उसमें पैसे ज्यादा लगने वाले हैं कोर्स को करवाने में, ठीक है, 20 लाख लग सकते हैं। लेकिन आपको उनके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो 20 लाख का जॉब लगेगा आपको पर एनम का। तो आप एक ही साल में अपने पूरे पैसे को जितना आपने उसमें लगाया है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करिए कि बीटेक करने के बाद MBA कर लें, साथ में IIM से निकलें, जिससे कि आपका जो जॉब लगे वो हाई पे स्केल का लगे, आपको बड़ा कंपनी रिक्रूट करने के लिए आए, ठीक है। अब जो थर्ड काम है वो है MCAT। तो जो जैसे कि हम MTech करते हैं जिसके थ्रू गेट मिलता है, या हम MTech में हाई स्कोर करके डायरेक्ट जॉब भी ले सकते हैं। MBA में हम कैट का एग्जाम दिला के 20 लाख का भी जॉब ले सकते हैं। वैसे MCAT है, एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी है जिसके थ्रू अगर आप एग्जाम दिलाते हैं तो एग्जाम दिलाकर आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो काफी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि मेडिजी, ठीक है, गेट एकेडमी, ऐसे कंपनीज में भी आपको एज अ एजुकेशनल प्रोफेसर या टीचर आपको लिया जा सकता है, जिनके जो पे स्केल होते हैं वो भी कई खतरनाक तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको जो जॉब लगने वाला है वो भी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इतने बड़े बड़े भी पे स्केल वाले आपके जो जॉब्स वो मिल सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। साथ में मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बोला थोड़ा टाइम पहले कि MTech के थ्रू आप जॉब ले सकते हैं, तो हाँ, MTech के थ्रू आप जॉब ले सकते हैं, लेकिन आपका जो स्कोर होना चाहिए, वो जो गेट का स्कोर होना चाहिए वो भी आपका 80+ होना चाहिए, 90+ होना चाहिए, जिससे कि आपका जो
रैंक है वो अंडर 500 बन सके, अंडर 500 मैंने ज्यादा बोल दिया, अंडर 300 बन सके, जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट कंपनीज रिक्रूट भी कर सके। ठीक है, तो इतना कुछ जानने के बाद अब डिसीजन आपका है कि आपको करनी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या नहीं करनी। पर मैं आपको बोलूंगा कि किसी भी काम को करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, तो आप अच्छा से अच्छा एफर्ट लगाएं जिससे कि आपको रेपुटेटेड कॉलेज मिल पाए और उससे इंजीनियरिंग करने के बाद आपको एक अच्छा जॉब भी मिल पाए। तो बस मैं आज के लिए इतना ही बोलूंगा। साथ में अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे आने वाले टाइम में भी मिल सके। साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके दिमाग में अगर और कोई कंफ्यूजन है तो उससे रिलेटेड आपको अगर जानकारी चाहिए तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।